हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वी आर फिजिक्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर की आप पहले वीडियो देख चुके हैं। दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट। अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे हम। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैग्नेट है जिसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। इसके अगर बात की जाए किसी पॉइंट के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, इस बिंदु के बीच में दूरी थी 12 और यहां से ये x दूरी के ऊपर था। कितनी दूरी पे था? x दूरी पे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, मेरे पास पोल के ऊपर निकल आएगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसके ऊपर, किसी इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहां से नॉर्थ पोल में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, साउथ पोल में अट्रैक्ट कर लेगा। ये दोनों की डायरेक्शन को हम जोड़ देंगे, ऊपर और नीचे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हमारे जो ये सिलेबस है उसके अंदर इसका डेरिवेशन नहीं है। तो आपने देखा कि जो फोर्स था, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा आया था 2kp बटे एक्स क्यूब, 2kp बटे में एक्स क्यूब, और एक आया था kp बटे में एक्स क्यूब। समझ में आ गई बात? यहां पर डिस्टेंस तो हम उतनी एक्स से लेके जा रहे हैं। यहां पर मान लीजिए y ले ली मैंने, तो एक तो आ जाएगा मेरा 2kp, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे लिखते हैं? m से, बटे में एक्स क्यूब हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहां पर k की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पर k की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, और एक हो जाएगा हमारे पास kp/x क्यूब। तो k तो k ही है, लेकिन यहां पर k की वैल्यू μ0/4 पाई है, अपॉन में x क्यूब है, इनटू में p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहां पर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ले लेंगे। और बस इतना ही करना था हमें। ये चीजें हम रिलेट करके इसलिए याद कर रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। देखो बच्चे, मैंने इसको नाम दे दिया k। क्या नाम दे दिया इसको? k। p पॉइंट जो है वो हमारा एक्सिस के ऊपर है, ये रहा p पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया k। 2 ऐसे कैसे? m और अपॉन में x क्यूब। तो इस k को अगर मैं लिख दूं μ0/4 पाई, μ0/4 पाई इंटू में 2 इंटू में m अपॉन में x क्यूब, तो यही तो आ रहा है। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में यही आया था, लेकिन हमने x की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू, इस x की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली थी इस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बीच की दूरी के। ठीक है, जब मैंने ये कहा था कि x की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा बड़ी होगी, तो हम l को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक ध्यान है, एक एग्जाम्पल भी दिया था, यदि कोई मेरे से 1 करोड़ रुपए ले और फिर 1 रुपए मांगे, तो मैं वापिस लेते वक्त ये कहूंगा कि 1 रुपए तो तू रख, मौज कर, ऐश कर, 1 करोड़ रुपए वापस दे दे बस। कुल मिला के x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो तो हम l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहां पर l को जब मैंने नेग्लेक्ट किया तो x की पावर 2 ये रही, 2 ये रही, 4 हो गई थी, एक कैंसिल आउट हो गई, तो μ0/4 पाई 2m अपॉन में x क्यूब आ गया था। ठीक है, यदि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर बात करें, इक्वेटोरियल क्या होता है? इस मैग्नेट से ऊपर परपेंडिकुलर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जब मैंने y की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ले ली थी l से, तो इस y की वैल्यू, l की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पावर ऑलरेडी 2 थी, इसकी पावर 3/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0/4 पाई और m अपॉन में y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यदि इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं तो μ0/4 पाई m अपॉन में x क्यूब ले लेंगे। तो ये इनका डेरिवेशन नहीं था, जस्ट आपको फिर फॉर्मूला याद करना है, वो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसको बाद में न्यूमेरिकल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बात आती है टॉर्क की। टॉर्क भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, -q चार्ज था, +q चार्ज था, इन दोनों के ऊपर टॉर्क की वैल्यू मैंने निकाली थी P क्रॉस E निकाली थी। इसको मैंने PE sin थीटा भी नाम दिया था। अब यहां पर भी बात वही है, 2 चार्ज थे, यहां पर 2 पोल स्ट्रेंथ हैं, एक m एक n, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई थी मेरी 2l। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं ये करना चाह रहा हूं कि जब भी टॉर्क निकालूंगा तो P को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, ना सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को तो m लिख दूंगा, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड को B लिख दूंगा, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस में B। ये भी हम निकाल चुके हैं पिछले वाले पार्ट में। फिलहाल हम बात क्या कर रहे हैं कि एक मैग्नेट थी मेरे पास, ये कोई मैग्नेट थी, ये इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, तो वहां पर F की वैल्यू क्या होती थी? Q इंटू में E। यहां पर Q की जगह क्या लेंगे? M। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लेंगे? B। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? M इंटू में B। यही तो लिखा है, M इंटू में B। उसी प्रकार इस डायरेक्शन के अंदर M इंटू में B।
ठीक है, क्योंकि प्लस की वजह से बाहर की तरफ होती है, इसी प्रकार इसमें नॉर्थ की वजह से बाहर की तरफ होती है। तो ये नॉर्थ है मेरा, नॉर्थ में बाहर की तरफ होगी और साउथ में इस साइड में बाहर की तरफ हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो आप एक बात बताओ, ये 12 था और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये 12 कोस थीटा हो गया, 12 कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2l साइन थीटा। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू एम बी रही, जस्ट मैंने अभी निकाली है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही। टॉर्क का फॉर्मूला ही यही होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं। ठीक है बच्चे, तो टॉर्क की वैल्यू मैं लिख देता हूं, फोर्स की वैल्यू एम बी थी, इनटू में 2l साइन थीटा। एक बात बताओ, m और 2l को एक साथ लिख ले, b को एक साथ लिख ले और साइन थीटा को एक साथ लिख लेते हैं। m इंटू में 2l क्या होता है मुझे बताओ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इंटू बी इंटू साइन थीटा। और ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। टॉर्क की वैल्यू को मैंने डिफाइन कर दिया m क्रॉस में b। एक तरीके से और भी निकाल चुके हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, फिलहाल आप समझने के लिए इसको ऐसे याद कीजिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू m क्रॉस में b। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन। ये बात भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, अब वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन भी बहुत अच्छे से याद है मुझे, तो पी कोस थीटा आया था, लेकिन माइनस का आया था। किसका आया था? माइनस का। उसको मैंने वर्क डन नाम दिया था। ठीक है, उसमें भी क्या था, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ले लिए थे हमने, सॉरी एक मैग्नेट ले ली थी। एक बार तो θ1 एंगल बना रही थी, एक बार θ2 एंगल बना रही थी। उन दोनों को मैंने डिफरेंशिएशन करा था। वर्क डन की वैल्यू मेरे पास क्या होती है बताइए? टो इनटू में डी थीटा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, θ1 से θ2 तक जा रहा है, θ1 θ2। यहां तो वर्क डन डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया। टो की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली है। पीछे देखो, m क्रॉस में b। ठीक है, या मैं कहूं एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा, इंटू में डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करो θ1 से लेकर θ2 तक। m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, साइन थीटा का माइनस cos थीटा, और इसकी लिमिट रख दीजिए θ1 θ2। ऊपर वाली लिमिट रखोगे एम बी, माइनस भी बाहर ले लो, चलो cos θ2 माइनस cos θ1। वर्क डन की वैल्यू आ चुकी है, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। माइनस को अंदर लेके जाओ, एम बी cos θ1, क्योंकि भाई माइनस अंदर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस में ये माइनस का cos θ2। यही लिखा है बच्चे, cos θ1 cos θ2। यदि हम θ1 θ2 लिमिट लेके ना चले, सिंपल ये एक थीटा एंगल के ऊपर रखी हुई हो, उस वाले केस में हम कोई भी लिमिट नहीं रखेंगे। कोई भी लिमिट नहीं रखेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा इसका? माइनस cos थीटा। तो W की वैल्यू आ जाएगी m इंटू में b और साइन थीटा का माइनस cos थीटा। माइनस आगे ले रहा हूं, इंटू में cos थीटा। तो ये भी लिख सकते हो आप, माइनस एम बी cos थीटा। यही तो लिखा है, समझ में आ गई बात है? या फिर वर्क डन को या एनर्जी को हम लिख सकते हैं m डॉट b, लेकिन किसके साथ? माइनस निशान के साथ। समझ में आ गई बात? तो ये हम बहुत ही इजीली उसमें डिस्कस कर चुके हैं। रिलेट करके करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आता है उसको मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ में क्या होता है कि यहां पर हमारे पास ना 3-4 एलिमेंट होते हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच कंप्लीटली स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ जो है वो एक प्रकार की मैग्नेट है, ठीक है, और उस अर्थ के ऊपर कहीं भी हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, पहली चीज क्या है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। बच्चे, इसको थीटा से डिफाइन करते हैं हम। किससे डिफाइन करते हैं? थीटा से। ध्यान रखना ये, ठीक है। 3-4 चीजें हैं वो आप भूल ना जाए, इसलिए मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि इसको थीटा से, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, या हम ये कहें कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो ये क्या है? देखो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और इस अर्थ में हमने कोई भी एक मैग्नेट रख दी, या हम ये कहें कि मैंने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, और मैग्नेटिक कंपास यहां पर नॉर्थ शो कर रहा है, यहां पर साउथ शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर नॉर्थ शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर एस होगा, क्योंकि अपोजिट जो पोल होते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और नीचे अगर, सॉरी, यहां पर अगर एस है तो बाहर की तरफ क्या होगा?
n होगा। तो इस प्रकार हम इसको n ले लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम अंदर मैग्नेट रखते हैं तो इसके अंदर की तरफ जो है वो साउथ पोल होता है और उसके बाहर की तरफ नॉर्थ पोल होता है। अरे हमने बताया भी तो था, यहां पर मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये इसके अंदर सरफेस पे चला गया प्लस क्यू चार्ज, तो ये अट्रैक्ट कब होगा, जब ऊपर माइनस क्यू चार्ज होगा। ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रिक चार्ज में भी डिस्कस की थी, यहां पर भी देख लो। तो नॉर्थ है तो अंदर की तरफ साउथ पोल है और इसकी वजह से बाहर क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैंने कोई भी एक अर्थ ले ली, अर्थ के ऊपर मेरी दो प्रकार की एक्सिस है। एक को तो मैं नाम दे रहा हूं, कौन सा बताइए, ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या नाम दे रहा हूं, ज्योग्राफिकल एक्सिस, यहां पर लिख भी दिया है। और एक जो है मेरी मैग्नेटिक एक्सिस है बच्चे, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे बताइए, उसी चीज को बोलेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये लिख भी रखा है, डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब ये दोनों चीज है क्या, तो देखो ज्योग्राफिकल एक्सिस तो हमारी एक फाइनल एक्सिस होगी, जहां पर जो अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ हमारा जो है ना बता रहा है। यहां पर एन एस है, ये सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको हम ऐसे लिखेंगे नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, एस जी लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे बच्चे, एस जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अर्थ के ऊपर जो भी हमने नॉर्थ ले लिया, साउथ ले लिया, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस होगी। अब यहां पर मैं कहीं भी एक मैग्नेट लेके खड़ा हो गया, मान लीजिए मेरे पास एक ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट जो है ना पूरे वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग अपनी डायरेक्शन शो करती है। और यहां पर इस एक्सिस के तहत इसने ये वाली डायरेक्शन शो करती है, ऊपर एन नीचे एस। तो ये जो अपनी मैग्नेट है या ये जो कंपास है, ये कितना एंगल शो कर रहा है, कितना एंगल का डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, उसी को बोलते हैं डेक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इससे आगे देखो, इससे आगे हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। अब पहले वाले को हमने थीटा से डिफाइन किया था, इस वाले को किससे डिफाइन करेंगे, बोलो, इसको डेल्टा से। तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द कंपास। बच्चे देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक कंपास है, इस कंपास की कहीं ना कहीं ये एक हमने सेंट्रल लाइन ले ली इस कंपास के अंदर, ठीक है। कोई भी कंपास लेओगे जो नॉर्थ और साउथ जब शो कर रहा है, या फिर साउथ या नॉर्थ जो भी शो कर रहा है, उसके बीचों बीच की जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल लाइन बोलेंगे। और मेरी जो मैग्नेट है या जो कंपास की जो सुई है वो ऊपर नॉर्थ दिखा रही है, यहां साउथ दिखा रही है। तो ये वाली जो एक्सिस है ना, ये बीच वाली सेंट्रल एक्सिस, इसके साथ हमारा जो कंपास है वो कितना एंगल बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे, जिसको हम डेल्टा से डिफाइन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टर्म भी समझ में आ गई होगी। तीसरी देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है कि जो भी हमारे पास ये कंपास थी, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक दूसरे वाला कंपोनेंट। मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए ये मेरा आर था और इधर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया उसको मैंने क्या लिख दिया, हॉरिजॉन्टल को एच से डिफाइन कर रहा हूं, आर कोस डेल्टा, क्योंकि नीचे वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस का, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन का कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहां पर मेरा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया एच इज इक्वल टू साइन डेल्टा। अब मैं क्या करता हूं, एक बार तो मैं इसको क्या कर देता हूं, सिंपल डिवाइड कर देता हूं। पहले मैं लिख लेता हूं एच इज इक्वल टू आर कोस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया मेरे पास, आर साइन डेल्टा। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों इक्वेशन को 2 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2/1। जब 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/H इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा अपॉन में आर कोस डेल्टा हो जाएगा। आर से आर कैंसिल आउट, टेंजेंट डेल्टा की वैल्यू आप सभी के सामने प्रस्तुत है, V/H। समझ में आई। अच्छा, एक बार तो मैंने क्या किया, सिंपल इनको डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था आपके सामने आर कोस डेल्टा और वर्टिकल कंपोनेंट था आर साइन डेल्टा। हमने इन इक्वेशन को 1 और 2 मानना था। मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर एंड एडिंग, ये थोड़ा सा लाइन करके लिख लेना। तो स्क्वायर करके लिखा, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है बच्चे, अब मैंने क्या किया, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कॉमन ले ली, कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस में साइन स्क्वायर डेल्टा। ये बच्चे आप अच्छे तरीके से जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मेरे पास ये V था,
एच स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। मैं अच्छे से लिख देता हूं, एच स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमारा कोस था और वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, साइन था। तो जब भी रिजल्टेंट की बात आई तो रिजल्टेंट में हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप एंड डेक्लिनेशन। ओके, चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सी फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी? यदि पढ़ी थी तो मुझे आप ये भी बताओ कि वो किस डायरेक्शन से निकलकर किस में गई थी। चलिए मैं मान लेता हूं, एक मेरे पास नॉर्थ है और एक ये साउथ है। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी तो एक प्लस क्यू चार्ज था और एक माइनस क्यू चार्ज था। प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ थी और माइनस क्यू चार्ज से अंदर की तरफ थी। बिल्कुल सेम वही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है आपके पास। नॉर्थ पोल से हमेशा निकलेंगी और साउथ पोल में जाके मिल जाएंगी। समझ में आ गई बात, नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ में आके मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस ये ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बस इतना ही था। अच्छा, साउथ से नॉर्थ इसके अंदर की तरफ होती है। यदि इंटरनली बात की जाए तो साउथ से क्या होंगी, नॉर्थ होंगी, और वैसे क्या होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ के अंदर एंटर कर जाएंगी। समझ में आ गई बात, तो ये साउथ में एंटर करेगी। इनको बहुत ही अच्छा समझने के लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखो हमारे पास मैग्नेट है, एक नॉर्थ और एक साउथ, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक कागज पे रख लेता हूँ। ध्यान रखना, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। मैंने इसको एक कागज पे रख लिया और मेरे पास ये जो है आयरन है, या ये मैं कहें कि जो हम रेत के अंदर लेते हैं ना वो वाला। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे ये अपने आप ही ड्रॉ होती जा रही है। नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं और साउथ में ये अंदर की तरफ घुस रही है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। आप देख पा रहे हैं कितना शानदार बन रहा है हमारा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, एक तो नॉर्थ पे हो रहा है और एक साउथ पे हो रहा है। और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, हटाने के बाद ये बिल्कुल एक अभद्र रूप अपना धारण कर लेगी। चलिए अब अगला टॉपिक हम करते हैं, कंपैरिजन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बच्चे इनमें 7-8 पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि आप इनको अच्छे से याद करें, इनमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको बार बार देखें। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरा और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, देखो पढ़ो इनको। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं, मतलब उनको चिपकते नहीं है। जैसे एंटीमनी है, बिस्मिथ है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। सोना और चांदी चुंबक के चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा ना। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये सोने से चिपक जाएगी, नहीं चिपक रही ना। तो इस प्रकार हम ये क्या कह सकते हैं कि ये सारे कौन से मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक है। पैरा कौन से होते हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के द्वारा, जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन हो गया, एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, बशर्ते इनकी चुंबक अलग होनी चाहिए। जैसे लोहे की चुंबक के लोहे चिपकेगा, इसी प्रकार क्रोमियम के लिए एक अलग टाइप के मैग्नेट हम यूज करेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, बहुत भयंकर, मतलब स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। जैसे कोबाल्ट है, निकिल है, या गैडोलिनियम है। ये सारे सब्सटेंस कौन से हैं, फेरोमैग्नेट, जो बहुत भयंकर। तो आपने क्या पढ़ा, जो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होते डाया, जो थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं पैरा, जो बहुत भयंकर अट्रैक्ट होते हैं फेरोमैग्नेटिक। दूसरा देखो, व्हेन प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी भी मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं या रखते हैं, तो लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंस। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ना, ये इस मैग्नेट के बाहर से ही निकल जाएंगी, ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। मतलब इसमें अगर जा रही है तो ये सब्सटेंस डाया नहीं होगा, इसलिए ये इसके अंदर से नहीं जाएंगी। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए किसी दोस्त को हमने ये कहा कि भाई चल घूमने चलते हैं, पार्टी वार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मूवी देखेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो क्या कहेगा, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी मुझे लालच दो, मैं नहीं जाऊंगा। वो वाले क्या हो गए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फिर पैरा की बात करते हैं, जिसको हमने कहा कि यार चल घूमने चल, फिर उसको दोबारा कहा यार चल ले भाई प्लीज, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, तो वो मान जाता है। वो क्या कर लेता है, मान जाता है। तो
लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन द एयर। कुल मिला के वो मान जाता है और इसमें से थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पास हो जाती है, सारी तो नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाती है। तुमको क्या कहेंगे? पैरा कहेंगे। फेरो को तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको कहने की जरूरत नहीं है, एक बार कहा कि भाई चले घूमने के लिए, हाँ हाँ चलो चलो अभी चलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से बहुत ज्यादा तरीके से पास होती है। टेंड टू क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब होती है भीड़, तो भीड़ के रूप में इनमें से पास हो जाए उन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे बच्चे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहे हैं। आगे देखो, व्हेन प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। ये बात ध्यान रखना, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाए तो बात अलग है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई इधर है, कभी थोड़ा है, कभी ज्यादा है, कहीं कम है, तो कुल मिलाकर जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो वो हमेशा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसे मूव करेंगे? स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड में। मतलब जहां स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा वहां पर ज्यादा मूव करेंगे और कम फील्ड में या वीकर फील्ड में कम मूव करेंगे, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसी प्रकार व्हेन प्लेस इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम द वीकर टू स्ट्रॉन्गर। इसमें स्ट्रॉन्गर टू वीकर, इसमें वीकर टू स्ट्रॉन्गर। ये क्या क्या थे? डाया, पैरा और फेरो। अच्छा, इसमें देखो व्हेन प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। यहां पर जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, लेकिन यहां जब मूव तो देखो ये भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर कर रहा है और ये भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर कर रहा है, लेकिन इसमें जो अट्रैक्शन होती है बच्चे वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगला है व्हेन अ डायमैग्नेटिक रोड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। देखो कुछ ऐसे, हमने एक चुंबक ली, उसको बीचों बीच ऐसे लटका दिया। वैसे ये बात पता है तुम्हें, जब हम इसको ऐसे लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है, अर्थ के आधार पे, अर्थ में जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा उसी के आधार पे। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जब हम इसको सस्पेंड करते हैं किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब कुल मिला के मेरे पास मान लीजिए ये दो चुंबक थी, एक थी मैं इधर का, इसका एन था, यहाँ एस था, और जब मैंने इसको सस्पेंड किया तो ये सस्पेंड किया तो ये परपेंडिकुलर मतलब ऐसे हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है। तो इस डायरेक्शन में ये जो ब्लैक कलर का जो पेन है ये तो है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो चुंबक है वो इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलरली हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या था? व्हेन पैरामैग्नेटिक रोड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। उसमें क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है इस डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी जब हम इसको सस्पेंड करेंगे। तो कौन से सब्सटेंस को? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को। और तीसरा और देखो, व्हेन ए ferromagnetic या paramagnetic is freely suspended in the uniform magnetic field it aligns itself in the direction parallel to the field very quickly। मतलब एक तो जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था और ये पहले ऐसे थी, तो जैसे हमने इस कौन से सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे आ गई। लेकिन ये इस वाले में क्या होगा? ये फेरो है बट्टे, इस वाले में क्या होगा बताओ? अगर ऐसे है तो तुरंत आ जाएगी, तुरंत किसी डायरेक्शन में आ जाएगी, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। समझो इस बात को। आगे देखो, व्हेन ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंड्यूस्ड फील्ड। मतलब मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन बहुत कम होगा, और किस डायरेक्शन में होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड था उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। और उसी प्रकार इसको पढ़ लो, ये भी वीकली मैग्नेटाइज होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस्ड फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी। यही मैग्नेटिक फील्ड है और कोई भी मैग्नेट रखी तो वो मैग्नेटाइज होगी लेकिन इसी की डायरेक्शन में हो जाएगी। और इसमें देखेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड इट इज स्ट्रांगली होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्या था? वीकली था। ये भी क्या था? वीकली था। इसमें डायरेक्शन अपोजिट थी, इसमें डायरेक्शन सेम थी, और इसमें क्या हो जाएगा? वीकली तो इसमें था लेकिन इसमें स्ट्रांगली हो जाएगा। ये तीन चार चीजें और देख लो। इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो कैपिटल एम की वैल्यू होती है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इसमें पॉजिटिव होगी। इसमें भी कैसी होगी बच्चे? पॉजिटिव होगी, लेकिन इसमें स्मॉल वैल्यू होगी, इसमें लार्ज। जैसे मान लीजिए इसमें 2 है तो इसमें 2000 होगी। समझ में आ गई बात? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है? आई बताया था मैंने। इंटेंसिटी इसमें कैसी होगी? नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, थोड़ी सी कम होगी, स्मॉल होगी, यहां पर लार्ज पॉजिटिव हो जाएगी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये म्यू के बारे में आप लोग जानते हैं। म्यू जो है हमेशा लेस देन 1 होगा, हमेशा क्या होगा? लेस देन 1। इसमें क्या होगा? मोर देन 1, 1 से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे 3000, 4000, 5000 इस टाइप का होगा। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, या एक दो पॉइंट देखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी को हमने कैसे डिनोट करा था? काई एम से। नेगेटिव वैल्यू होगी, छोटी होगी, थोड़ी पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत 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 ज्यादा, 1 से तो बहुत ज्यादा बड़ी है। ये दे डू नॉट ओबे क्यूरिला, ये क्यूरिला को मतलब आज्ञा नहीं करते,
ये दे लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद राइज इन द टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देते हैं। जैसे चुंबक है, उस चुंबक को अगर बहुत ज्यादा गर्म किया जाए, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के चुंबक की बात कर रहे हैं, तो फिर वो लोहे के चिपकना बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये भी क्यूरे जो टेम्परेचर है, क्यूरी लॉ है, उसको ओबे करते हैं एट ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्यूरी लॉ क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को किससे डिनोट किया था? काई एम से। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 में टेम्परेचर के, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है। इस दुनिया में एक ही बात ध्यान रखा करो आप लोग, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आ गया C/T। बच्चे ये जो कांस्टेंट है ना, ये ही तो क्यूरी टेम्परेचर है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये C जो है, इसी को ही हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ये आयरन के लिए बहुत ज्यादा होता है 1000, कोबाल्ट के लिए 1400 एंड फॉर निकिल 600, ठीक है। कई बार ये टर्म्स पूछ लेते हैं। इसके ग्राफ की अगर बात करें तो अच्छा, एक रिलेशन और देख लो। काई एम को हमने कैसे लिखा था? I/H। आई इंटेंसिटी थी, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स थी। काई की वैल्यू क्या थी? I/H। अरे ये पता है कि नहीं? पीछे अभी करवाया था। तो यहां से काई एम की वैल्यू ये आ गई और यहां से काई एम की वैल्यू आ गई C/T। इन इक्वेशन से दोनों को जब हम बराबर रखेंगे, मेरे पास आ जाएगा C/T इज इक्वल टू I/H। तो मैं I/H और T, सॉरी, या तो हम इसको ऐसे करते हैं, देखो, इसको इधर लेके आओ, C को नीचे लेके आओ, तो H/T इज इक्वल टू I/C। ये कुल मिला के एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी बनेगा। तो किस में बनेगा? H/T और I के। तो ये तो I हो गया और ये मेरा हो गया H/T। तो यहां तक तो इसने देखो क्या किया, यहां तक तो इसने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फॉलो किया। उसके बाद ये थोड़ा सा बैंड होना स्टार्ट हो गया। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये बैंड होना स्टार्ट हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। समझ में आ गई बात? तो इतना आप लोगों ने देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है अपना हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप, या इसको मैग्नेटाइजिंग कर्व बोलते हैं। पहले देखो, इसको ड्रा करना सीख लो। ये ड्रा कैसे होती है, यहां पे बताता हूं। इसको ऐसे लेके जाओ, फिर यहां पे लेके आओ, फिर ऐसे जाओ और फिर यहां जाओ, ठीक है। इनका नाम दे दिया मैंने A, यहां पर B, ये C, ये D, ये है अपना E और F, और वापस A पे आ गए। ये O है, यहां पर H है, और ये इंटेंसिटी I और H के बीच में एक कर्व बन रही है। इस स्पेशल कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये कह रहा है कि जैसे ही यहां इस पॉइंट के ऊपर बात करें तो I की वैल्यू कितनी थी? मान लीजिए ये 5 है, तो यहां पर ये 5 वैल्यू थी। मैंने इसको किया तो यहां पर ये 6 हो गई, यहां पर किया तो ये 7 हो गई, और बिल्कुल इसके ऊपर किया तो ये 8 हो गई, और मैंने थोड़ी सी बढ़ाई तो कितनी होगी? 9 होगी। कुल मिला के जैसे जैसे H की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे I की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। यही बात मैंने लिखी है कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी क्या होगी? इंक्रीज होगी OA के अलोंग। ये है हमारा OA के अलोंग। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद कह रहे हैं व्हेन H डिक्रीज, जब H को कम किया, H इधर तो बढ़ रहा था, इधर कम किया मैंने, ये -1 था, ये -2 था, ये -3, ये -4, यहां पर कहीं -5 हो गया। तो H को जैसे मैंने डिक्रीज किया तो इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। देखो इंटेंसिटी यहां पर 1 2 3 4 5 6 माइनस 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 माइनस, कुल मिलाकर जब मैंने इसको डिक्रीज किया, इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर -2 था, -3 था। जब मैंने H को डिक्रीज किया तो इंटेंसिटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो व्हेन H डिक्रीज I डिक्रीज, बट इट डज नॉट कम टू 0 एट H बराबर 0। H बराबर 0 कहां है? ये है। H बराबर 0 के ऊपर इंटेंसिटी कितनी है मुझे बताओ? H बराबर 0 के ऊपर इंटेंसिटी 0 नहीं है, -4 है। तो ये 0 नहीं हो रही H बराबर 0 पे। तो कुल मिला के जब हम इन सभी को मिलाते हैं, इन कर्व को मिलाते हैं, तो मेरे पास क्या बनती है? एक कर्व बनती है। वो कर्व हिस्टेरिसिस कर्व कहलाती है, ABCDEFA। और इसी लूप को ABCDEFA को मैंने क्या नाम दे दिया? हिस्टेरिसिस लूप। क्या नाम दे दिया? हिस्टेरिसिस लूप। तो बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये वैसे हमारा बहुत ज्यादा तो हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही था, इसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आया होगा। ये जो पार्ट था हमारा, ये जो चैप्टर है, ये बेसिकली
ज्यादातर जो है ना मतलब पिछले वाले पार्ट से ही रिलेटेड था। पिछला वाला पार्ट कौन सा बताइए जरा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। तो मैं इसकी पीपीटी शेयर कर दूंगा क्योंकि इसमें लिखने का थोड़ा ज्यादा है, समझने का तो अगर पहला पार्ट समझ में आ गया तो ये वाला भी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीआईपी फिजिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर मैं इसकी पीपीटी डाल दूंगा और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसी ही जानकारी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।